नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो पार्ट है वो आपके साइंस की जो सीरीज चल रही थी ग्रुप डी स्पेशल की, उसमें आज का पार्ट सेकंड है, जिसमें हम लोग जो लेके चल रहे हैं 11,000 क्वेश्चन सीरीज की श्रृंखला को, उसी को आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और उसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों साइंस से संबंधित सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा उद्देश्य 25 बाई 25 का टारगेट है कि अगर ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन आते हैं तो हम 25 में से 25 क्या कर सकें, क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग रेलवे ग्रुप डी सीरीज स्पेशल का हम लोग चालू कर रहे हैं। जो आप लोग जानते हैं खान सर के बुक में जो भी कलेक्ट किए गए रेलवे के क्वेश्चन हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक, तो देर न करते तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और उसका क्या क्या आंसर हो सकता है। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, एम्पियर प्रति सेकंड किसकी इकाई है। क्वेश्चन क्या है, एम्पियर प्रति सेकंड किसकी इकाई है। अर्थात एम्पियर आप लोग जानते हैं, मतलब एम्पियर किससे, धारा का मात्रक होता है, और सेकंड किसका मात्रक होता है, वो टाइम अर्थात समय का मात्रक होता है। किसका, टाइम अर्थात समय का मात्रक होता है। तो ये पूछ रहा है आई इंटू टी, क्योंकि टोटल पूछने का मतलब होता है आई इंटू टी किसकी वैल्यू होती है। तो आप लोग जानते हैं आवेश, क्या आवेश जो होता है क्यू, तो आप लोग जानते हैं क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। जो यही पूछ रहा है कि ये जो है आई इंटू टी किसका मात्रक है, तो हमने बताया आई इंटू टी क्यू अर्थात आवेश का मात्रक है। तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है आवेश का मात्रक क्या है, अर्थात आवेश की इकाई क्या है, एम्पियर सेकेंड, अर्थात क्यू बराबर आई इंटू टी किसका, आवेश का। ठीक, तो आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। ठीक, क्वेश्चन सेकेंड है आपका, गैलन सामान्यतः बैक मतलब स्पेस इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात इसका क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि गैलन किस लिए यूज किया जाता है। जैसे आप लोग गैलन देखे होंगे तो ये एक बड़ा सा कंटेनर इस तरीके से होता है, उसमें क्या पानी वगैरह ऐसे कुछ भरा जाता है, इस तरीके से गैलन बना होता है। तो ये पूछा यही गैलन किस लिए होता है, तो ये गैलन आप लोग देखे होंगे इसलिए होता है कि वो क्या कर सकें कि इसमें जो आप लोग पानी या फिर जो भी मटेरियल रख रहे हैं उसका वो क्या कर सके, आयतन डिसाइड कर सके। मतलब इसमें कितना मैटर या फिर कितना आपका लिक्विड जो भी कुछ रखा हुआ है, तो एक तरीके से आयतन के रूप में हम लोग इसको यूज करते हैं आयतन मापने के लिए। तो आप लोग देखेंगे पूछ रहे गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिलेगा कि आयतन के माप के रूप में इसको क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है गैलन को, किस लिए, आयतन मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। अर्थात किसको व्यक्त करना है, खगोलीय दूरी को व्यक्त करना है। तो आप लोग जानते हैं खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। किस दूरी को नापने के लिए, खगोलीय दूरी को मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में हमारे दे रखा है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी प्रकाश वर्ष हो जाएगा खगोलीय दूरी को मापने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दबाव की एसआई इकाई क्या है। किसकी, दबाव अर्थात दाब की एसआई इकाई पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं जब कोई आप कहीं भी आप दाब लगाते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ आप बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, और वो बल किसी न किसी क्षेत्र पे लगता है। ठीक, तो बल का मात्रक आप लोग वैसे जान जाएंगे क्या होता है, न्यूटन। और किसी क्षेत्र पे लगता है तो वो किसी वर्ग एरिया पे लग रहा होगा, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने को मिलेगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर क्या हो जाएगा, दाब की एसआई इकाई हो जाएगा। क्योंकि कोई भी बल आप लगाते हैं तो वो क्या करते हैं, कोई भी आप दाब लगाते हैं तो किसी एरिया पे लगाते हैं, और तो एरिया लगाएंगे तो प्रति मीटर हो जाएगा, और बल लगाएगा तो न्यूटन उसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन वर्ग प्रति मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। किसका, अभी हमने दाब को बताया, अभी पीछे हमने दाब को बताया, वही यहाँ फिर से पूछ ले कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, पास्कल। क्या होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल। अगर बल का एसआई मात्रक पूछ दे तो आप न्यूटन कर सकते हैं, लेकिन दाब का पूछ रहा है तो दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल, क्योंकि आप दाब लगा रहे हैं और वो भी मात्रक पूछ भी रहा है तो एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो इसके लिए दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, आपका पास्कल हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। लिखा है कि स्पेस देखिए कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। अर्थात जो हमारी जहाँ जी है हमारी
पृथ्वी और ये है सूर्य। इसके बीच की जो दूरी हम लोग नापते हैं इसको किस यूनिट में नापते हैं, वही पूछ रहा है कि पृथ्वी से लेके सूर्य तक की अनुमानित दूरी को हम लोग किस यूनिट में नापते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नापते हैं। किस में नापते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थात खगोलीय दूरी के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही हो जाएगा क्वेश्चन 6 का। ठीक, तो क्या होगा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 7 कह रहा है कि बल अर्थात फोर्स की इकाई क्या है, अर्थात फोर्स की एसआई इकाई क्या है बल की। तो देखिए हमने अभी पीछे पढ़ा क्वेश्चन नंबर 3 उनमें कि बल जब भी आप लगाते हैं तो क्या होता है, उसका बल का न्यूटन होता है। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। एसआई मात्रक, इसमें बहुत कुछ उलझने की समस्या नहीं है। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। नॉर्मल सीधी सीधी क्वेश्चन है, कोई भी इसको कर सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। अर्थात ये जो आपके मात्रा और ये जो एसआई इकाई दे रखा है इसमें से कौन से सुमेलित नहीं, यही बताना है। तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन मतलब ऑप्शन फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, इसका बिल्कुल सही है। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, बिल्कुल सही है। ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स, अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का ये टेस्ला दे रहा है, जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता है बल्कि क्या होता है? वेबर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है? आपका वेबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, आप लोग ध्यान रखिए। ठीक, तो आपका पूछा सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी आपको जो सुमेलित नहीं, जो कि प्रेशर का पास्कल होता है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन का सीमेंस होता है, ये भी सही है। लेकिन आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या हो जाता है? वेबर हो जाता है, ना कि टेस्ला हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन 8 का। ठीक, आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन 9 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन 9 पर विस्थापन की एसआई इकाई है। देखिए विस्थापन बात कर रहा है, तो आप लोग जानते हैं अगर विस्थापन और कोई भी वस्तु यहाँ से वहाँ जाएगी, विस्थापन होगा तो कुछ ना कुछ दूरी तय करेगी, और दूरी को किस में व्यक्त करते हैं? दूरी को मीटर में व्यक्त करते हैं। तो विस्थापन आपको किस में नापा जाएगा? मीटर में नापा जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 10 है, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। विभवांतर पूछ रहा है कि जो आप लोग विभवांतर होता है उसकी एसआई इकाई क्या है। तो विभवांतर की अगर एसआई इकाई, अगर एसआई इकाई पूछ ले आपसे तो विभवांतर आप देखेंगे कि विभवांतर का होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है विभवांतर का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, अर्थात जो मिश्र धातु है वो किसका उदाहरण, उसमें क्या होता है। देखिए मिश्र धातु है, क्या है? पहले तो मिक्स है। ठीक, तो मिक्स के साथ साथ क्या है? तो वो धातु है। और जब इस तरीके से धातु मिक्स करेंगे तो हो सकता है, हो नहीं सकता है, कन्फर्म है कि वो क्या होगा? ठोस ही होगा। तो वो क्या हो जाएगा? ठोस विलयन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु है तो क्या हो जाएगा? ठोस विलयन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 कर, निम्नलिखित में से कौन से 20 समांगी मिश्रण है। क्या पूछ रहा है? 20 समांगी मिश्रण है, मतलब एक समान मिश्रण है। देखिए पीतल है तो पीतल आप जानते हैं कि तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। पानी और चीनी का घोल बिल्कुल सही है। वायु बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप दूध को देखेंगे तो दूध आपका क्या है? समांगी न होकर 20 समांगी मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिलेगा। दूध क्या है? आपका 20 समांगी मिश्रण है दूध। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते हैं। करें निम्नलिखित में से विषय की पहचान करें। विषम की सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है, यहाँ पे विषम होगा। विषम की पहचान करना है, निम्नलिखित में से विषम की पहचान कर आप लोग यहाँ से सही कर लीजिए। ठीक, करे वायु, मिश्र धातु, दूध और जल। करे देखिए आप लोग देखेंगे तो वायु भी क्या है? मिश्र धातु है। मिश्र धातु तो मिश्र धातु है ही है। दूध भी क्या है? मिश्र धातु। लेकिन जल आपका क्या है? मिश्र धातु नहीं बल्कि प्योर जल होता है। उसके बाद आप उसमें चीनी मिलाएंगे तब जाके मिश्र धातु हो सकता है, नमक मिलाएंगे तब मिश्र हो सकता है। लेकिन अभी नॉर्मल जल है तो वो क्या है? मिश्र धातु नहीं माना जाएगा, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? जल विषम हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 14 का एक सामान्य पदार्थ के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, अर्थात पदार्थ की भौतिक अवस्था में कौन सा ऐसा है जो शामिल नहीं है। तो हमने बताया था पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें से आपका एक गैस होता है, तरल होता है, अर्थात द्रव होता है, मिट्टी मतलब कहने का मतलब ठोस होता है। इस तरीके से हमने बताया था। तो आप लोग देखेंगे तीनों तो यहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन एक कोलाइड आपका ऐसा है जो आपका कोई पदार्थ की अवस्था नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा 14 का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोलाइड की कोई क्या है? अवस्था नहीं है। ठीक,
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं कि हवा एक है। अब देखिए हवा क्या है, जब हवा बहता है तो आप लोग देखेंगे हवा में धूल कण नमी वगैरह सब क्या होता है, मिक्स होता है। और जब मिक्स होगा तो क्या कहलाएगा, दो, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि हवा दोनों तत्व यौगिकों का मिश्रण होता है। हवा क्या कह सकते हैं कि दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण होता है, क्योंकि जब हवा बहती है तो उसमें हर एक चीज़ से क्या होती है, धूल कण गैस वगैरह सब कुछ मिक्स होते हैं, इसलिए तत्व और गैसों सभी का मिश्रण हो जाता है हवा। ठीक, क्वेश्चन में 16 का है कि वो विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, वो क्या कहलाता है। अर्थात वो विजातीय मिश्रण जो जिसमें विलय के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, घुलते तो नहीं हैं लेकिन पूरे माध्यम में निलंबित अर्थात जैसे तैसे बने रहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको सस्पेंशन कहेंगे, क्योंकि वो जैसे तैसे बना सस्पेंस बना हुआ है, उसमें कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, सस्पेंशन कहेंगे। ठीक, और आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। उसमें क्या है, क्वेश्चन 17 का विज्ञान का कौन सा नियम, क्वेश्चन नंबर 17 है कि विज्ञान का कौन सा नियम मिश्रण के गुण का पालन नहीं करता, अर्थात मिश्रण के गुण का पालन नहीं करता ये पूछ रहा है। तो आप लोग देखेंगे मिश्रण के घटक उनके गुणों के बरकरार रखते हैं, मिश्रण के घटक जो उनके गुणों के बरकरार रखते हैं, ये तो बात सही है भाई। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, तभी तो मिश्रण कहलाएंगे। इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, सही बात है। जैसे मान लीजिए आप नमक का और पानी का मिश्रण कर लेंगे, उसको आप अलग कर लेंगे भौतिक विधि से, तो इस तरीके से ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन कार्य नहीं कर सकता है। तो इसकी संरचना तय है, ये कन्फर्म नहीं कि मिश्रण की संरचना तय है, क्योंकि मिश्रण में धूल कण के साथ साथ अगर आप गैस की क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो वो भी तो मिश्रण बनेगा, लेकिन उसका कोई संरचना नहीं मिलेगा, इसलिए इसकी संरचना तय है, ये कंफर्म नहीं है। अर्थात ये नियम इसके लिए पालन नहीं करता है, किसके लिए, मिश्रण के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं, देखिए घूमते हो गया है, बल्कि ये घुलते नहीं है, क्या है, घुलते, आप लोग लिख लीजिएगा, क्या है, घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, क्या नहीं करते हैं, सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। अर्थात जब दो तरल पदार्थ हैं वो आपस में घुल ही नहीं रहे हैं, सॉल्यूशन ही नहीं बना रहे हैं, अर्थात मिश्रण बन ही नहीं रहा। जब मिश्रण नहीं बनेगा तो नॉर्मल सी बात है कि वो अमिश्रण ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अमिश्रण, क्योंकि मिश्रण ही नहीं बन रहा है भाई। जब मिश्रण नहीं बन रहा है तो अमिश्रण ही कर देंगे, और क्या उसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और 18 के बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 19 को। 19 क्या कह रहा है कि शक्कर के घोल में शक्कर एक है। अब देखिए शक्कर जब और पानी का अगर आप घोल बनाते हैं तो शक्कर क्या होता है, तो उसमें पूरी तरीके से घुल जाता है, तो आप लोग उसे कह सकते हैं कि शक्कर एक क्या है, घुला हुआ पदार्थ है शक्कर के घोल में। ठीक, क्वेश्चन 20 की देखते हैं, कह रहे कि एक यौगिक नहीं है, अर्थात इसमें से कौन सा ऐसा जो यौगिक नहीं है, सेम मतलब वो क्या एक तत्व है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको देखा लेड, लेड आपका कोई यौगिक नहीं है बल्कि एक तत्व लेड का होता है, पीबी आपका फॉर्मूला होता है। तो नॉर्मल लेड क्या है, एक तत्व है, न कि कोई यौगिक, बाकी सब आपके यौगिक देखने को मिलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 के बाद 21 पे पहुँचते हैं। 21 में है कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन, और क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं वो क्या कहलाते हैं। अर्थात ऐसी कौन सी तरीका है जिसमें क्या करते हैं, पौधे विरोध करते हैं। तो विरोध, जैसे आप देखिए विरोध करने का मतलब हो गया फाइट करना, लड़ना, जैसे विरोध करने का मतलब आ गया तो फाइट, तो फाइट से आप लोग तुरंत मिला लेंगे, फाइट से क्या हो जाएगा आपको, फाइटोपैथोलॉजी, फाइट से क्या हो जाएगा, फाइटोपैथोलॉजी। अर्थात पौधे जो अपनी बीमारियों से क्या करते हैं, बीमारियों का विरोध करते हैं, लड़ते हैं, उसे सामना करते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, फाइटोपैथोलॉजी। मान लीजिए आपको किसी से लड़ना होगा तो आप क्या करेंगे, फाइट करेंगे, तो फाइट करने के लिए फाइटोपैथोलॉजी। ये सब ट्रिक है, बस नॉर्मल ऐसे ही आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। किसकी बात कर रहे हैं, मृदा विज्ञान की शाखा की बात कर रहा है कि जीवित जो चीज़ें होती हैं उसमें जो मृदा का प्रभाव होता है, उस मृदा के प्रभाव में मृदा विज्ञान की कौन सी शाखा का अध्ययन किया जाता है। तो मृदा विज्ञान की शाखा में देखेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं एडाफोलॉजी। क्या कहते हैं, एडाफोलॉजी कहते हैं मृदा विज्ञान के अध्ययन को, क्या कहते हैं, एडाफोलॉजी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है, लिखा है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान
एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। अर्थात पुरुष के रोग और स्थिति से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा की बात कर रहा है। तो पुरुष से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा की अगर बात करें तो उस पुरुष से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा हो जाती है आपकी एंड्रोलॉजी। क्या हो जाती है? एंड्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुरुष की विशिष्ट रोग और स्थितियों से संबंधित आपकी क्या हो जाएगी? एंड्रोलॉजी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 कारक निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? क्या कर रहा है? यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा? ठीक। तो चिकित्सा विज्ञान की शाखा है यकृत से संबंधित है। आप लोग जानते हैं यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी कहा जाता है। तो हेपेटोलॉजी आपका यहाँ पे हो जाएगा यकृत से संबंधित, यकृत के उपचार और अध्ययन संबंधित हेपेटोलॉजी। ठीक। क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 25 की बात करते हैं। 25 में क्या लिखा हुआ है कि जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? अर्थात जीव विज्ञान की जो शाखा है उस जीवों के वर्गीकरण को क्या कहते हैं? तो जब वर्गीकरण आप कर ही रहे हैं तो वर्गीकरण विज्ञान कर देंगे और क्या कहेंगे? वर्गीकरण विज्ञान कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए में आपको सामने बहुत ही बिल्कुल बखूबी तरीके से देखने को मिल जाएगा। जीवों के वर्गीकरण को क्या कहेंगे? वर्गीकरण विज्ञान कहेंगे। ठीक। हमने आपको 25 क्वेश्चन कराए। उम्मीद है कि आप 25 में 25 क्वेश्चन किए होंगे, समझे होंगे। और अगर ये 25 में से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आशा है कि आप इस 25 में से एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ने वाले हैं, सबको बखूबी तरीके से सॉल्व करेंगे। और इसी तरीके से सॉल्व करते हुए आप एक दिन ऐसा होगा कि एग्ज़ाम की डेट तक साइंस में 25 क्वेश्चन करने में आप क्या करेंगे? सफलता हासिल करेंगे और रेलवे ग्रुप डी में क्या कर सकते हैं? ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ठीक। तो फिलहाल आज हम अपने वीडियो को यहीं तक रखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब किए होंगे तो आप लाइक कर लेंगे और किसी को शेयर करना चाहें तो वो भी आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब और लाइक पे ध्यान ज़्यादा रखिएगा। लाइक तो करना आपका फ़र्ज़ बनता है क्योंकि मान लीजिए कि हम इतना मेहनत से बना रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते थे, लाइक तो कर ही दीजिए बिना सोचे समझे। ठीक। तो फिलहाल आप आज के लिए यहीं पे आपसे लेते हैं विदा और कहते हैं धन्यवाद।